हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्ती में। लेकिन अब दिसंबर नज़दीक आ रहा है, मस्ती थोड़ी कम कर दीजिए। हाफ ईयरली एग्ज़ाम, टर्म एग्ज़ाम और हमारा सिलेबस भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो आज साइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके बीच में लेके आया हूँ, दैट इज़ साउंड। आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, आप बहुत सारी आवाज़ सुनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सुनते हैं, डोर बेल सुनते हैं, स्कूल बेल सुनते हैं। तो शायद आपके मन में कभी सवाल आया होगा कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड हम सुनते कैसे हैं, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। बहुत सी साउंड आपको अच्छी लगती हैं, बहुत सी साउंड आपको अच्छी नहीं भी लगती हैं। जैसे एक आज मैं थोड़ी सी एक साउंड आपको सुनाता हूँ। चलो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। एक और साउंड जो आप रोज सुनते हैं, मंदिर की घंटियों से प्यारी आवाज क्या होगी। आपने देखा है बहुत सारी साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ये भी आपने बचपन में जरूर किया होगा। अभी वैसे आप बचपन में ही हैं। ये सब कैसे हो रहा है? एक कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे किसी आवाज को प्रोड्यूस कर पाता है? तो उसका जवाब है, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है। जो बॉडी इन वाइब्रेशन है, दैट ऑब्जेक्ट विच इज इन वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस साउंड। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड को प्रोड्यूस करेगी। अगर आपने इसको देखा है, ये वाइब्रेशन में है। आपने इसको भी देखा था, ये वाइब्रेशन में है। आपने माउथ आर्गन सुना था, ये भी वाइब्रेशन में है। और कुछ दिनों पहले कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने से आपने ये भी किया होगा। ये सब वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं। अगर आप किसी पत्थर को टकराते हो तो आप देखते हैं कि ऐसी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो किस में साउंड प्रोड्यूस होती है? जिस बॉडी में वाइब्रेशन होगा उसी में साउंड प्रोड्यूस होगी। अब हम ये समझते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन इज oscillatory motion. Vibration is a type of motion and that is oscillatory motion. Oscillatory motion हम बोलेंगे जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, मतलब कोई भी चीज, जैसे आप झूला झूले हैं, आप बीच में होते हैं, फिर आप आगे जाते हैं, फिर मेन पोजीशन में आते हैं, बीच की पोजीशन में आते हैं, फिर आप पीछे जाते हैं। तो झूले में आपने देखा बीच की पोजीशन है, आप आगे पीछे जस्ट लाइक अ पेंडुलम होते रहते हैं। दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। इसको दूसरी भाषा में हम टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं। तो दिस ऑसिलेटरी मोशन इज वाइब्रेशन। इसको हम यहां पर भी समझ सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, मेन पोजीशन है, इससे यह राइट में जा रहा है, फिर वापस बीच में आता है, लेफ्ट में जाता है, फिर बीच में आता है। तो यही मोशन जो है दैट क्रिएट्स और प्रोड्यूस वाइब्रेशन। इसी तरह से आपने ये रबर बैंड का देखा था, हमने रबर बैंड को बीच में से पकड़ा, जैसे ये मेन पोजीशन है, फिर ये ऊपर नीचे, ये एक्सट्रीम अप मोशन, एक्सट्रीम below motion. So this is known as oscillation, and this oscillation creates vibration, and this vibration produces sound. जिस बॉडी में जितने ज्यादा वाइब्रेशन होंगे उसमें उतनी ही ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसको मैंने जब जितना हल्का पकड़ा है ये आवाज अच्छी आती है। जैसे मैं इसको टाइट पकड़ लूंगा, अब आपको डिफरेंस लग रहा होगा। उसी तरह से इस घंटी की आवाज, मैंने इसको हल्का पकड़ा है और मैं इसको टाइट पकड़ लेता हूं, आवाज बदल जाती है। एक और आपको चीज बताता हूं कि वाइब्रेशन में कैसे चेंज आता है, उसको भी आप यहां देखेंगे। ये देखिए आवाज, ये ग्लासेस हैं जिसमें पानी कम ज्यादा 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 भर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही साउंड में भी चेंज आ रहा है।
तो आप ये देख रहे हैं इन सब में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। कुछ वाइब्रेशन हम क्लियरली देख सकते हैं, कुछ में हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होने का कारण वाइब्रेशन ही है। यह आपने यहां समझा होगा। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद के आगे साउंड के अदर एस्पेक्ट्स पर हम बात करते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, जैसे हम साउंड की बात कर रहे थे, तो अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमारे गले से आवाज जो मैं आप तक कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपको बोल के बता रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन की मैकेनिज्म को हम समझते हैं। ये सब आपको पता है कि साउंड हमारे गले से निकलती है। यहाँ हमारे गले में वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स फिटेड है, वो वॉइस बॉक्स ही साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आपको साउंड बॉक्स या लैरिंग्स की स्थिति को पता करना हो तो आप थोड़ा सा पानी या स्पिट को निगलिए। जब आप कुछ भी निगलने की कोशिश करोगे तो आपको ये महसूस होगा यहाँ कुछ ऊपर उठ रहा है। यही जो है लैरिंग्स। अभी आपने बहुत सारी साउंड वगैरह सुनी थी, तो आपको थोड़ा बहुत ये भी मन में आता होगा हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे लोग मिमिक्री कर लेते हैं, कैसे लोग जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं, बहुत सारे पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं। तो ये सारी मशीन कहाँ फिट है? तो ये सारी मशीन यहाँ हमारे गले में फिट है। इसकी आप पोजिशनिंग और इसकी वर्किंग देखना चाहो तो आप ये यहाँ जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर है। अगर आप इसकी और एक्चुअल पोजिशनिंग को समझना चाहो तो एक घूंट पानी पी के देखिए, या कुछ भी जैसे थूक वगैरह निकल के आप देखिए, तो आपको महसूस होगा यहाँ से कुछ ऊपर उठता है, कुछ हिलता है। वो स्थिति जो है वहीं पर हमारा वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं, वो स्थित है। अब आप इसमें यह देखोगे कि ये जो लैरिंग्स है हमारे गले में स्थित है। जेंट्स में आपने देखा होगा जो लोग लंबे और पतले होते हैं उनके यहाँ गले में थोड़ा प्रोट्रूड आउट, थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा होता है। इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो यही वो लोकेशन है जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स फिटेड है, सिचुएटेड है। आप ये देखिए, ये इस डायग्राम से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल से कैविटी जो अंदर आती है दैट इज नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। ये माउथ में बकल कैविटी होती है। जब ये दोनों आगे आती है तो एक खुली जगह होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। इस फेरिंग्स में यही हमारा लैरिंग्स फिटेड होता है। इस जगह लैरिंग्स का जो मुंह होता है, ओपनिंग जो होती है, उसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। और खाना खाने के दौरान, जैसे सपोज कीजिए ये ओपनिंग है ग्लोटिस की, जब हम खाना खाते हैं अगर ये ग्लोटिस खुला रहेगा तो हो सकता है कि इसमें हमारे खाने का कुछ अंश चला जाए, उससे हमारी डेथ तक हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये आपको एपिग्लोटिस दिखेगा, ये इसका मुंह है। और इसी के जस्ट नीचे ये हमारा लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स फिटेड होता है। आपको इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ का डायग्राम है, इस जगह का डायग्राम है जहाँ पे ये ग्लोटिस है। हमारा विंड पाइप, जो सांस लेने का विंड पाइप है, उसकी ओपनिंग है। यहाँ इसी में ये जो दो आपको फीचर्स दिख रहे हैं, ये इस तरह से ये दोनों वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और जिस तरह से इनमें वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी तरह से जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, साउंड का प्रोड्यूस होती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस अंदर लेते हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या एक तरह से कहें हम वर्ड्स वगैरह को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? जब हम एक्सहेल करते हैं एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं, जब वो यहां से बाहर निकलती है, उसी जगह यहां पर ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। एयर की वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, जस्ट ठीक वैसे ही जैसे ये वाइब्रेशन मैंने किया है। अब क्या होता है, जब ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस साउंड यहां आती है तो आपको पता है कि हमारे दांतों के द्वारा, जीभ से, लिप्स से हम अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जब एयर निकल रही होती है उस समय
एयर को जिस तरीके से हम बाहर निकालते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर मैं एयर को रोक के दोनों लिप्स को बंद करके निकालूंगा तो पै का साउंड प्रोड्यूस होगा, पै पै फै फै। जीभ के ऊपर तालू पे टच करेंगे, टै टै ठै डै ढै न। ऐसे ये जहां हमारी टंग अलग अलग जगह इस एयर को पास करेगी उस हिसाब से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बात आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में साउंड किससे प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, ये जो हमारी विंड पाइप या ट्रैकिया है उसके जस्ट अपर साइड में ये लैरिंग्स फिटेड होता है, और इस लैरिंग्स की हेल्प से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे, इस लैरिंग्स का एक तरह से ये नैरो कैविटी है, नैरो पाथ है, उस पाथ में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स को आउटगोइंग एयर वाइब्रेट करती है, और वो जब हमारे मुंह से बाहर निकलती है उस समय उसको हम वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको सारा वॉइस प्रोडक्शन का प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उसका आंसर लिख के भेजूंगा। अब इसके बाद में ये जो साउंड में लाउडनेस क्या होती है, श्रिलनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। बच्चों अब हम ये समझेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक आपके स्पीकर से पहुंच रहा है, लेकिन आपके घर में कोई आवाज लगाता है वो आप तक बाहर से आवाज अंदर तक आती है, अंदर की आवाज बाहर तक जाती है। ये सारा ये ट्रेवल कैसे करती है, साउंड ट्रेवल कैसे करती है, जो हमारे थ्रोट से, लैरिंग से, वॉइस बॉक्स से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो स्प्रेड कैसे होती है, उसका प्रोपगेशन कैसे होता है, फैलाव कैसे होता है, वो पहुंचती कैसे है। तो उसके लिए जैसे आपको बुक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल कैरी करने के लिए एक बैग की जरूरत होती है। अगर आपको अपने घर से दूर स्कूल तक पहुंचना है तो आपको स्कूल बस या कोई व्हीकल की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही साउंड को भी ट्रेवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो जैसे इसको हम आसानी से देख सकते हैं, हम एक कांच का ग्लास लेते हैं, उसमें एक मोबाइल रखते हैं और किसी दूसरे मोबाइल से इस पर हम कॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि साउंड चारों तरफ फैल रही है। ठीक उसी तरह से किसी और आपने लाउड स्पीकर वगैरह को देखा होगा कहीं पास में मंदिर वगैरह से, तो वो लाउड स्पीकर की वजह से आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। अब यहां हमें यह बात तो समझ में आती है कि यहाँ जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। आपने देखा होगा अगर लाउड स्पीकर जो भी होता है उसका मुंह अगर आपकी तरफ या आपके घर की तरफ कर दिया जाए तो उधर तेज आवाज आती है। कई बार आपने देखा होगा हवा का बहाव जिधर होता है उधर आवाज दूर तक सुनाई देती है, और जिधर हवा का बहाव नहीं होता वहां आवाज कम पहुंचती है। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आ रही है कि एयर में जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ एयर इज द मीडियम विच प्रोपोगेट्स द साउंड। हवा वो माध्यम है जो साउंड को दूर दूर तक पहुंचा रही है। अब हमें ये समझना है कि क्या साउंड लिक्विड में भी ट्रेवल करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांच का बना हुआ ले लो या टब, बाथ टब होता है, पानी भरिए, उसमें जो घंटी होती है उसको आप हिलाइए और अपना कान इस वाटर लेवल के पास में लाइए। जैसे इस तरीके से अगर आप करके इस घंटी को करेंगे तो आपको जितनी हवा में तेज सुनाई देती है उतनी तो नहीं देगी, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि जो साउंड है वो इस लिक्विड मीडियम में भी आ रही है। क्या साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करती है? ये तो बहुत आसान है। आप सभी ने टेबल बजाई होगी ना, खाने के इंतजार में मम्मी किचन से खाना भेजती है तो आप पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब साउंड जो होती है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करती है। इसका एक और एग्जांपल कि आप एक लंबी रोड लीजिए, जैसे किसी मेटल की रोड लीजिए, एक सिरा आप पकड़ लीजिए कान के पास, एक सिरा दूसरा किसी साथी को दीजिए और उसको अगर यहाँ आप टच करोगे तो कानों तक बहुत तेज आवाज आपके आएगी। एक आपने टॉय टेलीफोन भी देखा होगा, जो कागज के कप होते हैं, पेपर कप होते हैं, उसमें पीछे बॉटम में तल में छेद करके एक लंबा धागा लेकर के एक आपने बनाया होगा, एक दूसरे दोस्त ने बनाया होगा। अगर हम उसको खिंचा हुआ रखते हैं, टेंशन में रखते हैं, बिल्कुल तना हुआ धागा होता है,
तो आप अगर उस कप में कुछ भी बोलते हैं या कुछ आवाज करते हैं, ऐसे टच करते हैं, तो वो जो आपका दोस्त आपसे 10-20 फीट दूर खड़ा है तो भी उस तक वो आवाज पहुंचती है। मतलब ये जो साउंड है इस धागे में भी ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साउंड जो होता है उसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अगर कहीं कोई मीडियम नहीं मिलेगा तो साउंड प्रोपेगेट नहीं होगी। जैसे आपने सुना होगा साउंड प्रूफ रूम्स, जहां पे क्या करते हैं, बिल्कुल पैक कर देते हैं कि एयर बाहर ही नहीं निकल सके, तो साउंड आप भी बाहर नहीं आएगी। ग्लास का आपने देखा होगा, ग्लास चैम्बर्स होते हैं कहीं पे, तो अंदर की आवाज बाहर नहीं आती है। एक सीधा सा एग्जाम्पल कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में बहुत जोर से चिल्लाएगा, कुछ भी बोलेगा, तो वो कभी भी आवाज अंतरिक्ष में नहीं सुनाई देगी, चाहे वो बिल्कुल आपके पास ही खड़ा है, क्योंकि वहां एयर नहीं है और विदाउट एयर नो साउंड कैन ट्रेवल। तो आपको समझ में आया होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। साउंड एयर में भी ट्रेवल करता है, मींस गैसेज में भी करता है, लिक्विड में भी करता है और सॉलिड में भी करता है। अब इसके बाद में अगला हम चलेंगे कि साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। आप सबको पता है कि हम कान से सुनते हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। इससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हियरिंग साउंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो हियरिंग की मैकेनिज्म प्रोसेस कैसे होती है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये आपके अदर जो क्लासेज आएंगी 9th 10th हायर क्लासेज, उनमें भी ये टॉपिक होगा और आपको ये समझना भी चाहिए कि हम एक्चुअल में सुनते कैसे हैं, हमारे जो हियरिंग प्रोसेस क्या होती है, हियरिंग मैकेनिज्म क्या होती है। जनरली हम ईयर्स इनको समझ लेते हैं। हमारे कोई भी बोलेगा आपके कान कहाँ है, आप इसको हाथ लगा दोगे, ये कान है। एक्चुअल में अगर आप इसको काट भी दिया जाए तो हमारे सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्सटर्नल पिन्नाज हैं, इनका सुनने में हमारे कोई रोल नहीं होता। सुनने की सारी मशीन एक्चुअल में अंदर फिट होती है। तो आपने देखा है यहाँ कान से अंदर जैसे आप उंगली डालते हैं, मतलब एक डक्ट जैसी है। तो ये देखिए, ये जो डक्ट है, कान से कोई भी साउंड आती है वो इस डक्ट के थ्रू अंदर आती है। ये जो डक्ट है आगे जाके एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाती है। ये एक तरह का ड्रम जैसा बन गया। ये जो मेम्ब्रेन है जो इसको कवर कर रही है उसको ईयर ड्रम बोलते हैं। तो जो भी साउंड होती है वो साउंड वाइब्रेशंस ऐसे आते हैं और इस ईयर ड्रम से टकराते हैं, इस मेम्ब्रेन को टकराते हैं। जैसे हम किसी तबले पे, ढोलक पे ऐसे मारते हैं, ठीक वैसे ही वाइब्रेशंस आके इस ईयर ड्रम से टकराते हैं, जिससे इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होगा। यहाँ तक कि जो ये स्ट्रक्चर है, अब अंदर का सिस्टम उसके आगे हम समझते हैं। वैसे भी हमने ईयर के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में बांटा है। ये जो पिन्ना है और जहां से डक्ट शुरू होती है उसको आउटर ईयर बोलते हैं, उसके बाद का मिडल ईयर होगा और सबसे अंदर का इनर ईयर कहलाता है। अब हम चलते हैं कि जब ये ईयर ड्रम से साउंड वेव्स, वाइब्रेशंस आके टकराते हैं, उसके बाद में यहाँ 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन हमारी थाई की बोन फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटी बोन अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ है तो वो यहाँ इस मिडल ईयर में प्रेजेंट है। 3 बोन्स होती हैं। पहली जो ये हैमर की तरह दिख रही है इसको मैलियस बोलते हैं, सेकंड इंकस, और सबसे छोटी ये फोर्क जैसी 2 में डिवाइडेड है, इसको स्टेपीज बोलते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है, सबसे बड़ी थाई की फीमर होती है। तो पहले इसमें वाइब्रेशन होते हैं, ईयर ड्रम से वाइब्रेशन जाते हैं हैमर मींस मैलियस बोन में, मैलियस से इनकस में, और इनकस से ये वाइब्रेशंस स्टेपीज के थ्रू इंटरनल ईयर में पहुंचते हैं। यहाँ एक चीज और बताता हूं मैं आपको। हमें यह लगता है कि सिर्फ कानों के ईयर ड्रम के थ्रू वाइब्रेशंस हमारे इस इनर ईयर में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ एक ये जो मिडिल पार्ट है, यहाँ एक डक्ट है जो हमारी बकल कैविटी में खुलती है। इसीलिए आप एक एक्सपेरिमेंट सा कर सकते हैं कि अपने नाक को और मुंह को बंद करिए, मुंह के अंदर हवा फुलाइए और ऊपर की तरफ धकेलिए। ऐसे करेंगे तो आपको दोनों कानों के पर्दे पर ऐसे लगेगा किसी ने धक्का लगाया, एयर का धक्का लगाया। तो वो ये स्टेपीज है जो हमारे माउथ के थ्रू जो है दोनों बकल कैविटी से इधर ये डक्ट कान में खुलती है। अब हम चलते हैं, ये जो पोर्शन है उसको इंटरनल ईयर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हैं। विशेष रूप से 2 चीजों की तरफ आपको ध्यान देना है। ये जो एक तरह से
बिल्कुल शंख जैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजों की हम रिपेयर कर सकते हैं, कुछ चीजों का रिप्लेसमेंट है। कोक्लिया गड़बड़ होने पर बहुत मुश्किल होता है, हायर एक तरह से उसके लिए सर्जरी की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे कोक्लिया और उसके ऊपर ये 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं, मसल्स की बनी हुई। सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं, कैनाल्स हैं, सेमी सर्कुलर। ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। ये इस तरीके से ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले ईयर ड्रम में वाइब्रेशन आते हैं। वाइब्रेशन यहां से मैलियस इनकस स्टेपिज के थ्रू इंटरनल ईयर में पहुंचते हैं, कोक्लिया तक पहुंचते हैं। और उसके बाद में ये जो है ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स ब्रेन को मैसेज देती हैं कि उसने कैसी वाइब्रेशंस आई हैं उसके पास में। फिर ब्रेन एनालाइज करता है कि हम किस चीज को सुन रहे हैं, किस इंस्ट्रूमेंट को सुन रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट की आवाज हम सुन रहे हैं, पापा की आवाज सुन रहे हैं या मम्मी की आवाज सुन रहे हैं। यह भी मैं बता दूं कि आप आवाज से कैसे पहचान लेते हैं। तो हर आवाज की एक फ्रिक्वेंसी होती है। उस फ्रिक्वेंसी जैसी आपके ब्रेन में पहुंचती है, आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है ये पापा की आवाज है या मम्मी की है, या तबला बज रहा है, या गिटार बज रहा है, या वायलिन बज रही है। तो अब हम चलते हैं कि तो यहाँ पे ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या रोल होता है। इन कैनाल्स के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है, उसमें कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं। कान का न सिर्फ सुनने में योगदान होता है, मैं आपको बता दूं कि कान का हमारी बॉडी के बैलेंस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जैसे ही हमारा बैलेंस बिगड़ता है, मैं इधर होता हूं, तो इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड में जाकर टकराते हैं। ऑडिटरी नर्व्स ये ब्रेन को मैसेज देती है, तो ब्रेन समझ जाता है कि हमारी बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है, और हम यूं कोशिश करके अपना वेट दूसरी साइड में अपोजिट साइड में शिफ्ट करके और अपने आप को अपना बैलेंस दोबारा मेंटेन करता है। तो याद रखिए, ईयर के 2 काम है, सबसे पहला सुनने का और साथ में बॉडी के बैलेंस का। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हम सुनते कैसे हैं। बाहर से कोई भी साउंड है उसका वाइब्रेशन आता है, ये ईयर ड्रम में आता है, यहाँ मेम्ब्रेन से टकराता है, इसमें वाइब्रेशन होते हैं। ये वाइब्रेशंस मैलियस इनकस स्टेपिज में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और इनके थ्रू होता हुआ ये इंटरनल ईयर में वाइब्रेशंस होते हैं। इन वाइब्रेशंस को ऑडिटरी नर्व्स पकड़ती है, और ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो फिर ब्रेन को ये मैसेजेस देती हैं। अब हम चलते हैं कि एडिबल साउंड्स के बारे में हम बात करते हैं कि हम कितनी चीज को, कितने फ्रीक्वेंसी को हम जो है वो सुन सकते हैं। कौन सी आवाज, जैसे आपने देखा बहुत सी आवाज इतनी धीमी होती हैं कि वे हमें सुनाई ही नहीं देती हैं। तो इसके लिए भी देखिए, फ्रीक्वेंसी को नापने की यूनिट्स है हर्ट्ज। तो ऑडिबल साउंड, जिस साउंड की रेंज को हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बीच की ये ऑडिबल रेंज है, इस साउंड को हम सुन सकते हैं। इससे कम या इससे ज्यादा की साउंड को हम नहीं सुन पाएंगे। तो अगर कोई साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे का है, 18, 10 हर्ट्ज है, तो उसे इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, यह हमें सुनाई नहीं देगा। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की कोई साउंड है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, उसे भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सुनने की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन ईयर में लिसनिंग प्रोसेस या लिसनिंग मैकेनिज्म कैसे चलती है और हम कौन सी साउंड को सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर का डायग्राम इजी डायग्राम है, देखने में ये कठिन लगता है। आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए। ये आउटर ईयर है, ईयर पिन्ना, जिसका सुनने में कोई योगदान नहीं होता है। उसके बाद में ये हमें एक डक्ट बनानी है, ड्रम बनाना है। मैंने ब्लैक से अलग से बताई है, ये 3 बोन्स हैं। उसके बाद में ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनानी है, और ये शंख जैसा एक सर्कुलर बनाना है। ये हमारा कोक्लिया, ऑडिटरी नर्व्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई, मिडिल ईयर है। तो ये सारा एक बहुत आसान है, और सुनने की प्रोसेस भी आप समझ चुके होंगे। इसके आगे अब हम जो साउंड होती है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर, फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि श्रिलनेस क्या होती है, हाई पिच क्या होती है, लो पिच क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो उससे पहले आप ये डायग्राम का स्नैपशॉट ले लीजिए, और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो लीजिए, आप इसका फोटो ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, लता मंगेशकर की आवाज़ हमें बहुत मीठी लगती है, सर गाना गाएंगे तो उतनी मीठी नहीं लगेगी। उसी तरह से अलग अलग साउंड का अलग अलग, हम ये कहते हैं कि उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो उन सब को हम किस बेस पे
डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मीनिंग क्या है कि जो साउंड होती है उसके वाइब्रेशन का एक एम्पलीट्यूड होता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर इसको वर्डिंग्स में हम बताना चाहें, द साउंड एनर्जी दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? द साउंड एनर्जी दैट पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। इसको आप यहां थोड़ा डायग्राम से आप ये समझेंगे। देखिए, ये एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, यह उसके नॉर्मल पर आप देख रहे हैं, इसमें एम्पलीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड हो, ये दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी साउंड की उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो कि नॉर्मल से इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो लेस है, तो इंटेंसिटी भी उतनी ही लेस होगी। तो लार्जर द एम्पलीट्यूड, लाउड विल बी द साउंड। स्मॉलर द एम्पलीट्यूड, फीबल विल बी द साउंड। फीबल मीन्स कमजोर, धीमी आवाज हमारे को होगी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे इंटेंसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। साउंड जब ट्रेवल कर रही है नॉर्मल से, उसका जो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा साउंड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। असल में वो हमें उतनी ही तेज सुनाई देगी, उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। और जिसकी एम्पलीट्यूड कम होगा, जिस साउंड का, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मतलब वो हमें धीमी सुनाई देगी। अब हम चलते हैं साउंड की दूसरी क्वालिटी पर, जिसको बोलते हैं पिच। ये भी आपने सुना होगा कि जो सिंगर था उसने ये गाना बहुत हाई पिच पे गाया, या सिंगर इसको लो पिच पे लेके गया। जब आप लोग आजकल म्यूजिक से रिलेटेड प्रोग्राम वगैरह देखते होंगे तो हाई पिच, लो पिच की बात होती है। पिच में एक्चुअल में क्या होता है, पिच को हम श्रिलनेस के साथ जोड़ते हैं। द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ साउंड इज नोन एज पिच। इसको भी हम डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकेंगे। इसको ये होता क्या है, इसमें पर यूनिट टाइम में जितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, मतलब जितना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो डायरेक्टली रिलेट टू पिच करती है। आप यहाँ देखिए, इक्वल टाइम में ये सिर्फ इतना ही कर्व पूरा हो पा रहा है, और यहाँ पे उसी सेम इक्वल टाइम में ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई दे रही है। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मीन्स पासिंग ऑफ द वाइब्रेशन इन पर यूनिट टाइम, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही उसका पिच हाई माना जाएगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका पिच उतना ही लो माना जाएगा। पिच को हम और आसानी से अगर समझना चाहें तो आप ये देखिए कि जो लड़कियों की, गर्ल्स की आवाज होती है, उसकी पिच जो होती है हाई होती है, इसलिए वह आवाज तीखी होती है, और बॉयज की पिच थोड़ी लो होती है, इसलिए आवाज भारी होती है। मैं फिर दूसरा और एग्जांपल देता हूं। आपने ड्रम की आवाज सुनी होगी, ढम ढम ढम, तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लेस होती है, मतलब टाइम, सेम टाइम में पर सेकेंड टाइम कह दीजिए आप, वेव्स की फ्रीक्वेंसी लो होती है। और वेयर एज विसल जो आपने सुर सुर, ये जो है उसमें आप ये देखोगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा टाइम हो रही है। तो पिच डायरेक्टली रिलेट विद श्रिलनेस और फ्लैटनेस, मीन्स हाउ मच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड पिच। मीन्स अगर मैं ये कहूं तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड। जितनी ज्यादा पिच होगी मीन्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी मीन्स उतना ही उसका पिच जो होगा वो हाई होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, डायग्राम लिखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे दोबारा भविष्य में आपको इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो बच्चों, अब हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मेट्रो सिटीज में, बड़े सिटीज में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, और जहाँ हाई ट्रैफिक होता है वहाँ पे लोग
इस नॉइज पोल्यूशन से बहुत परेशान है। इट्स अगेन ए टाइप ऑफ पोल्यूशन विच क्रिएट सो मच प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन लाइफ। तो व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली नॉइज पोल्यूशन है क्या। अगर हम साइंस के उस पर चले तो ह्यूमन के लिए एक नॉर्मल रेंज ऑफ साउंड है 30 डेसिबल टू 70 डेसिबल। 30 डेसिबल से नीचे की साउंड थोड़ा उसको सुनने में मुश्किल रहती है, और 70 डेसिबल से ऊपर का साउंड उसके लिए जितना बढ़ता जाएगा वो उतना ही सीवियर पोल्यूशन का रूप लेता जाएगा। तो हम ये कहेंगे नॉर्मल ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड का हम 30 से 70 डेसिबल लेते हैं, और 70 से ऊपर जितना होता जाएगा वो पोल्यूशन बनता जाएगा। वो फिर ह्यूमन ईयर के लिए और उसकी नॉर्मल हेल्थ के लिए एक पेनफुल प्रोसेस बनती चली जाएगी। तो एक्सेसिव अनडिजायरेबल अनप्लीजेंट साउंड इज साउंड पोल्यूशन। अब हमें ये देखना होगा कि इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से ये आता है। तो ये आप सब जानते हैं, ऑटोमोबाइल्स, शहरों में भाग दौड़, दौड़ती गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हैवी मशीन्स से साउंड प्रोड्यूस होता है। लाउड स्पीकर्स, आजकल किसी भी फंक्शन, शादी ब्याह वगैरह जो भी होते हैं उनमें आप देखो डीजे साउंड, वो इतना एक तरह से प्रॉब्लम हो जाती है जिन लोगों के घरों के आसपास इस तरह के सेरेमोनियल प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ तो उनके लिए तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लोजिव्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह की आवाज़ भी नॉइज पोल्यूशन है, आप जानते ही हैं। लाउड अपरोर ऑफ पीपल्स गैदरिंग, जहाँ भी लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, वो कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, कोई पॉलिटिकल जुलूस वगैरह, धरना प्रदर्शन हो सकता है, तो जहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है उनकी भी एक तरह से नॉइज पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम ये बात करेंगे कि नॉइज पोल्यूशन से ह्यूमन लाइफ को क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं, क्या हार्म्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि लैक ऑफ स्लीप, जिन लोगों के भी घर मेन मार्केट, रोड या ऐसे कहीं प्लेसेस के पास में ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों की नींद ही पूरी नहीं हो पाती। और आप ये जानते हैं कि विदाउट कंप्लीट स्लीप वी कैन से the human will face the whole day so many type of problems, anxiety, anger, गुस्सा, मतलब एक तरह का चिड़चिड़ापन आ जाता है अगर इंसान की नींद पूरी नहीं होती है। हाई बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, हर समय चिंता, गुस्सा, एंजाइटी रहेगी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। आप लोग सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपके आसपास कोई पड़ोस में गाना या शोर शराबा हो रहा हो तो आपको पता है कंसंट्रेशन नहीं बनती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे पास में टीवी वगैरह भी अगर तेज उसमें चल रहा हो तो, और अगर कंटिन्यूअस कोई पर्सन जो है इसी नॉइज पोल्यूशन में रहता है तो उसको हियरिंग इम्पायरमेंट भी हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा खतरा है नॉइज पोल्यूशन। अब बात आ जाती है कि मेजर टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जो जो इसके फैक्टर्स हैं, सोर्स हैं, उनके ऊपर हम ध्यान दें, उनको अगर कंट्रोल करें तो नॉइज पोल्यूशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। स्ट्रिक्ट थोड़ा सा हम हो जाएं, सरकार हो जाए, नियम से, और हम सबको एक तरह से सरकारी नियमों का नहीं, खुद भी पालना करनी चाहिए। तो जैसे बैन ऑन लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेस, बैन ऑन हाई इंटेंसिटी हॉर्न्स, कुछ गाड़ियों में भी लोग इतने तेज हॉर्न्स रखते हैं कि वो कई तरह की प्रॉब्लम होती है। हाई इंटेंसिटी के जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, उनको बैन किया जाए, उन पे कंट्रोल रखा जाए, उनकी इंटेंसिटी, लाउडनेस को कम रखा जाए। उसके बाद में प्लांटिंग ट्रीज जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही उपयोगी चीज है। जहाँ पेड़ ज्यादा होंगे वो एक तरह से नॉइज पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे वो हार्मफुल गैसेज को एब्जॉर्ब करते हैं, नॉइज पोल्यूशन को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी रेजिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, ताकि हैवी मशीन्स का जो शोर होता है वो नॉइज पोल्यूशन को इंक्रीज न करे। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने बहुत अच्छे से समझा है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक बड़ा चैप्टर जो है उसको विदिन 30 मिनट्स हम कंट्रोल कर लें, या थोड़े जितना भी अभी वीडियो का टाइम लगा है आपको समझ आया होगा, कुछ मदद मिलेगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके और आपके दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।